हेलो मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे जुगनूस, क्या हालचाल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड अभी मुझे कुछ दिनों से कमेंट ही आया था कि सर थोड़ा 11 स्लो चलाओ, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है 10th बोर्ड के बाद कि अभी हम लोगों को क्या करना है, या हमारे स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुए। सो डोंट वरी, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स तो हमेशा अवेलेबल रहेगी, तो आप कभी भी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। हम लोग हमारा सिलेबस कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि हमें जेई और नीट के लिए पढ़ना है, और जेई नीट का सिलेबस आपके अलावा भी ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे ना जो ड्रॉपर्स होंगे या जो क्लास 12 के होंगे, जो 11 कंप्लीट करना चाह रहे होंगे, तो हम हमारे पेस पर चलते हैं। दूसरे बच्चे जिनका स्कूल में शायद सिलेबस स्टार्ट हो गया होगा, तो अभी मुझे एक और कमेंट मिला था, मतलब मुझे एक बच्चे ने ही बताया था कि उनके स्कूल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक दिन में कंप्लीट कर दिया। क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर दिया। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ऐसे टीचर्स से दूर रहो जो स्कूल में एक दिन में ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट कर दे रहे हैं, क्योंकि उनका सेंस पढ़ाने का नहीं होगा, उनका केवल और केवल सिलेबस करवाने का होगा। और स्कूल टीचर्स का यूजुअली ऐसा सिनेरियो होता है, स्कूल अथॉरिटीज का उन पर प्रेशर होता है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं, हम यहां पर पढ़ ही रहे। तो आप लोगों का अब मेजर टारगेट होना चाहिए अपने फाउंडेशन को बनाना, जेई और नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना। और ये चैप्टर आपका फाउंडेशन चैप्टर है, ये आपका फाउंडेशन बनाएगा। एटम समझने के बाद ही चीजें समझ में आएगी। तो हम लोग बड़े आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर, नील बोर के मॉडल के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने के बाद, जो कि 11th लेवल से तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे क्योंकि 11th लेवल पर कोई इतना न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, लेकिन जेई नीट के लिए बहुत जरूरी थे। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ नील बोर मॉडल, यानी आपका जो नील बोर का जो मॉडल था उसके अंदर भी बहुत सारे लिमिटेशंस रह गए थे। तो नील बोर का जो मॉडल था उसके अंदर हमारे पास में कुछ लिमिटेशंस रह गए हैं, और उस वजह से अब हम लोगों को एक नए मॉडल की तरफ जाने की जरूरत लगी। तो सबसे पहला लिमिटेशन इस मॉडल का अंदर क्या था, दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज applicable only for hydrogen, it is applicable only for hydrogen और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम के ऊपर +1 चार्ज। आप सब लोग जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तभी +1 चार्ज आया। तो अब हीलियम पॉजिटिव के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा तुम्हारे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसमें से +2 चार्ज आने का मतलब है तुम्हारे लिथियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया, मतलब लिथियम के 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम, बेरिलियम का प्लस चार्ज यहां पर 3 आ जाना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस तरीके की स्पीशीज पर ये एप्लीकेबल होता है, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स। जो हाइड्रोजन के अलावा जो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इनके ऊपर इसका कोई भी एप्लीकेबल फॉर्मेट नहीं होता। दूसरा, आप लोग सब जानते हो कि एक एटम फ्यूचर में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है, और वो मॉलिक्यूल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपने इस दुनिया में हाइड्रोजन के एटम को अपने आसपास फील किया है? नहीं। आपके आसपास हाइड्रोजन H2 नाम की गैस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। क्या आपके आसपास ऑक्सीजन का एटम अवेलेबल है? नहीं। आपके पास में ऑक्सीजन नाम की गैस अवेलेबल है जो कि O2 कहलाती है, और O2 मतलब एक मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये जो नील बोर का मॉडल था ना, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग। कैसे बॉन्डिंग होती है, क्यों बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार से एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, और मॉलिक्यूल्स के बारे में इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन the bonding and about molecules, and about molecules। आपके molecules क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि आपके जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकली थी, जब आपके नील बोर ने एक हाइड्रोजन लैंप बनाकर उसकी लाइट को प्रिज्म से पास किया था, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकली थी, ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों हो जाती है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहां पर ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ही या दिस मॉडल वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन नंबर 1 स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट ये अपना टोनी स्टार्क वाला इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो स्टार्क इफेक्ट। दूसरा, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। ये जीमन इफेक्ट और ये स्टार्क इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नाउ स्टार्क इफेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्टार्क इफेक्ट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे इस स्पेक्ट्रल लाइंस के आसपास, ये स्प्लिट करने लग जाएंगी, ये बिखरने लग जाएंगी। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आगे पता चलेगा कि स्प्लिटिंग इसलिए होती है क्योंकि नील बोर के मॉडल में आपको केवल यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में, एनर्जी लेवल में, ऑर्बिट में या पाथ में होता है। लेकिन इस स्प्लिटिंग से समझ में आया कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सब शेल पाए जाते हैं, और उन सब शेल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर, मान लो अगर 2 सब शेल है, बात ध्यान से सुनना, नील बोर के मॉडल ने बोला कि केवल तुम्हारे एटम के अंदर एक शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल है। इमेजिन करो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मौजूद है, तो सेकेंड शेल के अंदर यह देखा गया कि 2 सब शेल्स हैं। तो इमेजिन करो एक कमरा है, यह कमरा तुम्हारा शेल हो गया, एक बेड यहां पर लगा हुआ है और एक बेड यहां पर लगा हुआ है, मतलब एक कमरे के अंदर 2 बेड लगे हुए। तो वो जो 2 बेड है वो तुम्हारे सब शेल हो गए। इमेजिन में आया सबके कि कमरा आपका शेल हो गया और 2 बेड आपके सब शेल हो गए। अब आपका इलेक्ट्रॉन, जब तुम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो इलेक्ट्रॉन करंट लगेगा तो उछल के इधर आ जाएगा। अब जब वो इस सब शेल से इस सब शेल में आया, स्पेक्ट्रल लाइन में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रल लाइन अलग देखने को मिलेगी, फिर वो यहां से यहां जाएगा तो फिर स्पेक्ट्रल लाइन अलग देखने को मिलेगी। तो जितने ज्यादा सब शेल उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। ये नील बोर कभी बता ही नहीं पाए, क्योंकि नील बोर ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि शेल के अंदर भी सब शेल नामक चीज हो सकती है। तो वो स्टार्क इफेक्ट से हमें समझ में आया कि जब हम हमारी स्पेक्ट्रल लाइन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वह स्प्लिट हो जाती है। एंड जीमन इफेक्ट इज एग्जैक्टली सेम, इज दैट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in presence of strong magnetic field, strong magnetic field में स्प्लिट हो जाना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके नील बोर चाचा के मॉडल के अंदर कुछ कमियां रह गई थी। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? ग्रेट। अब गाइस अनअकैडमी से आगे एक बहुत ऑसम अपडेट, 14 जुलाई, जी हाँ 14 जुलाई से हम अनअकैडमी के फाउंडेशंस कैटेगरी पे, जिस पर मैं भी हूं, एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एनटीएससी 2022 जो कि स्टेज 1 नवंबर में होने वाला है उसको टारगेट करने वाला है। इसके अंदर आशीष सर फिजिक्स, मृत्युंजय यानी कि मैं केमिस्ट्री, तरुणा मैम मैथ्स, अमृता रावल मैम हमारी बायोलॉजी, कृष्णागी मैम एसएसटी और हर्षदीप सर मैथ पढ़ाने वाले हैं। गाइस 14 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाली है। एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एनटीएससी के लिए ये कोर्स बेस्ट होने वाला है, तो ज्वाइन नाउ एंड लेट्स क्रैक इट गाइस। यहां पर नील बोर का मॉडल समाप्त होता है। अब प्रॉब्लम यह थी कि जिस प्रकार रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं लिया, जिस प्रकार आपके रदरफोर्ड को यह नहीं पता था
कि इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनके पास में ड्यूअल नेचर होता है, यानी दे हैव बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। नील बोर से भी कुछ मिस्टेक्स हो गई, नील बोर से भी कुछ मिस्टेक्स हो गई। नील बोर ने भी कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में स्टडी नहीं करी। तो अब यहां पर हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे और अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे फर्दर डेवलपमेंट्स बिफोर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। डेवलपमेंट्स बिफोर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी आपका जो फाइनल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी वो मॉडल ऑफ एटम जो आज हम लोग प्रेजेंटली एटम का पढ़ते हैं, समझते हैं, जिसे हम 100% सच मानते हैं, उस मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला जाता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जब स्क्रोडिंजर और हाइसेनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, उन्होंने नील बोर के मॉडल तक की तो स्टडी करी, उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवरी, सब पढ़ा, टोटल पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, लेकिन उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और स्टडी करी और डेवलपमेंट्स हुए। नील बोर के मॉडल के बाद ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, इस बीच में और डेवलपमेंट हुए और इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सर यहां पर आप क्या वही सेम चीज पढ़ा रहे हो? जी नहीं, नील बोर ने स्टडी की थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर होता है, ये आपको नील बोर के मॉडल में पढ़ाई करने के बाद बताया गया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है वेव नेचर के अलावा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं, इस दुनिया में मौजूद हर चीज का, हर मैटर का ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। एंड इट वाज सजेस्टेड बाय डी ब्रोगली। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? डी ब्रोगली। सो हम इसे डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी मेरे प्यारे बच्चों बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये बात 1924 की है, मतलब आप समझ रहे हो ये डेवलपमेंट भी काफी पहले हो गया था। आई मीन तुम्हारे न्यूट्रॉन वगैरह की जो डिस्कवरी वगैरह चल रही थी, ये उस समय की बात है, लेकिन वही नील बोर से ये चीज चूक गई। अब यहां पर हुआ क्या, एक दिन एक कॉलेज के कैफेटेरिया में आइंस्टाइन, प्लैंक, डी ब्रोगली, नील बोर सब बैठे हुए थे। नील बोर तो क्योंकि उनका मॉडल फेल हो गया था, काफी दुखी थे, ऐसा सर पकड़ के बैठे हुए थे, जानू तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई जानू, ऐसा करके अपनी बात कर रहे थे। इतने में प्लैंक्स बोले, हाँ भाई आजकल देख रहे हो मेरे आसपास लड़कियां कितनी घूम रही है, क्योंकि सच में प्लैंक्स को देख देख के लड़की ऐसा करती, कॉल मी, शुड आई बाय यू अ कॉफी, ऐसा करके, शुड आई बाय यू अ ड्रिंक, ऐसा प्लैंक्स को बोल बोल के जा रही थी। तो आइंस्टाइन ने बोला यार तूने ऐसा क्या उखाड़ लिया कि तेरे पास आसपास इतनी लड़कियां घूम रही है? तो प्लैंक्स ने बोला भैया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का, इज इक्वल टू एच न्यू, ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबने बोला हाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सबने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत शानदार। तो
आइंस्टाइन ने पूछा कि ये न्यू क्या है, ये न्यू क्या है, तो उन्होंने बोला ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और लेमडा का मतलब यहां पर होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेवलेंथ। तो सबने बोला ये। अब यहां पर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इस वेलोसिटी जिसको हम अभी तक c से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम अब इसे v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर v इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आइंस्टाइन ने बोला अच्छा बेटा शो ऑफ। अब देख आइंस्टाइन ने अपना मास्क उतारा, जैसे आइंस्टाइन ने मास्क उतारा, आइंस्टाइन, लड़कियां उनकी तरफ दौड़ी 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 दौड़ी, सब आइंस्टाइन के आसपास इकट्ठी हो गई। तो प्लैंक्स की जली। प्लैंक्स ने बोला तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे आसपास इतनी लड़कियां मर रही है? तो उन्होंने बोला बेटा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपको जो आपसे जलता है आप उसे बस एक ही बात बोला करो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लाइक मेरे हेटर्स, जो अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा एक बंदा आकर अपने YouTube चैनल पर बहुत कमेंट कर रहा है कि इसको पढ़ाना नहीं आता और इसको ये नहीं आता, एक काम करो वेदांतु से पढ़ लो, एक काम करो फिजिक्स वाला से पढ़ लो, एक काम करो अनअकैडमी से पढ़ लो, बायजूस से पढ़ लो, है ना, लेकिन इससे मत पढ़ो, इसको पढ़ाना नहीं आता। तो मैं उस बंदे को देखता हूं, उसका कमेंट पढ़ता हूं और एक बात स्माइल करके बोलता हूं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी हम लोग एम सी स्क्वायर काफी वल्गर दिख रहा है, आइंस्टाइन बड़ा छिछोरा था इसलिए उसने जानबूझ के एम सी स्क्वायर लिखा होगा, हम इसे एम वी स्क्वायर लिखेंगे, यानी एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों ही बात किसकी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? दोनों ही बात किसकी कर रहे हैं? दोनों ही बात एनर्जी की कर रहे हैं, लेकिन आइंस्टाइन बात कर रहा है एनर्जी ऑफ अ मैटर की। आइंस्टाइन किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एनर्जी ऑफ अ मैटर की, और प्लैंक्स बात कर रहा है एनर्जी ऑफ अ फोटोन की। फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और E यहां पर मास एक मैटर है। तो यहां पर डी ब्रोगली ने बोला कि यार है तो अल्टीमेटली दोनों ही एनर्जी, यानी आइंस्टाइन का कहना है कि मैं किसी भी मैटर के मास को एनर्जी में, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदल सकता हूं। प्लैंक्स का कहना है मैं लैम्डा यानी वेवलेंथ को एनर्जी में और एनर्जी को वेवलेंथ में बदल सकता हूं। तो यहां पर डी ब्रोगली धीरे से लैब में दबे पांव गए और उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आमने सामने लिख दी और बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन्होंने धीरे से दबी जुबान में बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E इज इक्वल टू एच वी बाय लेमडा इज इक्वल टू, यहां पर E की जगह उन्होंने रख दिया एम वी स्क्वायर। यहां पर वेलोसिटी से वेलोसिटी काट दी, तो यहां पर अल्टीमेटली मेरे प्यारे बच्चों आपका ये जो फॉर्मूला बनने लगा, ये बनने लगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एंड देयरफॉर ये जो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाली इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर इक्वेशन। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर इक्वेशन यानी ये ऐसी इक्वेशन है जो बताती है कि आपके दुनिया में हर मैटर का ड्यूअल नेचर होता है। यहां पर आप लोग सब एक बात जानते हैं दैट मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो यहां पर मास इनटू वेलोसिटी है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। तो ये भी तुम्हारी डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की एक और इक्वेशन हो गई। और जब उन्होंने ये प्रूफ किया तो इसके बाद में पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया कि ना केवल मेरे प्यारे बच्चों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर मैटर का ड्यूअल नेचर, यानी मेरा भी ड्यूअल नेचर है।
कैसे? मेरा पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर कैसे? मैंने बोर्ड पर ठोका, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये देखो मैंने चेयर को लाया, ये मैंने चेयर को धक्का मारा, ये चेयर आगे चली गई। क्यों? क्योंकि मेरा पार्टिकल नेचर है, मेरे पास में मास है, मेरे पास में मास है, तो मैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो कोलिजन क्रिएट करेगा, यानी मास है। और जब मैं चलूंगा मेरे पीछे एक वेव भी जनरेट होगी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर था, उनकी पीछे उनकी वेव जनरेट हो रही थी, जिसकी आप वेवलेंथ निकाल रहे थे, जिसकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, जिसकी आप वेलोसिटी देख रहे थे, वैसी वेव मेरे पीछे भी जनरेट होगी। हां, जो मेरी वेव होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव से अलग होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, लेकिन मेरी जो वेव होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करेगी। मतलब एक मैटर के द्वारा जो वेव क्रिएट करी जाती है वो थोड़ी अलग होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे तुम्हारे ट्यूबलाइट से जो रोशनी आ रही है, सन से जो रोशनी आ रही है, तुम्हारे मोबाइल फोन के नेटवर्क्स जो आ रहे हैं, एक्स रेज, गामा रेज, ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा था, इनकी रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, लेकिन है तो दोनों वेव। भाई साउंड भी तो क्या है, साउंड की भी तो वेव होती है। तो वेव इस दुनिया में हर चीज की होती है, हमारी भी वेव है, और वो इस फॉर्मूले से यहां पर प्रूफ हो गया। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई? तो विद दिस हम लोगों को एक बात ये समझ में आ गई दैट देयर इज अ ड्यूअल नेचर ऑफ एवरी मैटर। यानी यहां पर हम लोग बोल सकते हैं दैट यहां पर एवरी मैटर possess dual nature, every matter possess dual nature, that is आपका वेव नेचर एंड आपका पार्टिकल नेचर। आपका वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। आपका वेव और पार्टिकल नेचर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दोनों होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को समझ में आ गई? यहां पर एक बात सब लोग स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे, दैट व्हाट इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर इक्वेशन। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर इक्वेशन का यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू H/m इंटू वी। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर एक बात इमेजिन करूं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर मेरी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मैं वेलोसिटी कांस्टेंट मान लूं, और h तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहां पर आपका रह जाएगा लेमडा और यहां रह जाएगा 1 मास, क्योंकि मास बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। तो यहां पर आप एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दैट लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देयरफॉर आपकी ये जो इक्वेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन, इसीलिए हम बोलेंगे दैट डी ब्रोगली इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्यों? बिकॉज ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत ज्यादा कम होगा, और गाइस क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, जब आप मास को कम करोगे तो उनका लैम्डा बड़ा हो जाएगा, मतलब उनकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, और तभी तो आप उसको स्टडी कर पाओगे। आज मेरी बॉडी में मास बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं भागूंगा तो मेरा मास ज्यादा होने की वजह से मेरी जो वेव बन रही है वो इतनी छोटी वेव बनेगी कि तुम उसकी स्टडी नहीं कर पाओगे, और उस वेव की अगर आप स्टडी नहीं कर पाओगे तो आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, आप उसको डिस्प्ले भी नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम नील बोर के साथ हो गई थी। नील बोर ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि भाई नील बोर तूने भले ही नहीं सोचा पर होता तो है। तो मास कम होने की वजह से इनका वेवलेंथ बढ़ जाता है, एंड hence it is observable, and hence it is
ऑब्जर्वेबल, OBSERV, ऑब्जर्वेबल। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर एक चीज हम लोग और करेंगे, हम लोग हमारे डी ब्रोगली इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप यहां पर पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हो, पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहां पर हम लोग हमारे डी ब्रोगली इक्वेशन का, हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन का एंड हमारे काइनेटिक एनर्जी का यहां पर रिलेशनशिप देखेंगे। हम लोग यहां पर हमारे डी ब्रोगली के इक्वेशन का और काइनेटिक एनर्जी का यहां पर रिलेशनशिप भी देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी लोग जानते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। नाउ आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मास, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मास, तो ये हो जाएगा मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा हाफ m² v²। 2 को अब आप उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2m ke इज इक्वल टू m² v²। अब जब मैं यहां से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू √2m ke। क्या आपको ये वाली इक्वेशन समझ में आई? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 इन डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर आप इक्वेशन नंबर 3 को पुट कीजिए। इक्वेशन नंबर 3 थी क्या? तुम्हारी डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब mv की जगह आप √2m के ही रख लो, सो लैम्डा विल बिकम इक्वल टू h अपॉन √2m के ई। एंड गाइज ये तुम्हारे डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर इक्वेशन का काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिलेशनशिप आ गया। h इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m के ई। क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चे गुलजारी लाल समझ पा रहे हैं? क्या इसके अंदर किसी को भी कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत? पक्की बात? एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। डन डन। चलिए अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब भैया जो तुम्हारे डी ब्रोगली थे इतना करने के बाद वर्ल्ड फेमस हो गए। अब याद करो हमारे पास कौन कौन बैठा था? नील बोर, प्लैंक्स, आइंस्टाइन और डी ब्रोगली। आइंस्टाइन तो ऑलरेडी फेमस थे, प्लैंक्स भी फेमस था, और अब डी ब्रोगली ने ये सब करने के बाद इसके पास भी लड़कियां घूम रही थी, लोग इससे ऑटोग्राफ लेने, सेल्फी खिंचवाने आ रहे थे। अब इन तीनों में अकेला कौन रह गया? नील बोर। नील बोर फूट फूट के रोने लगा। सबने पूछा अरे क्या हो गया, क्या हो गया नील बोर, तू क्यों रो रहा है? बोलता मैंने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा मॉडल बनाया। तो सबने बोला भाई तेरे मॉडल की बहुत बहुत चर्चे हैं, तेरे मॉडल से हम रेडियस निकाल पाए, तेरे मॉडल से हम वेलोसिटी निकाल पाए, तेरे मॉडल से हम लोग स्पेक्ट्रम समझ पाए, तेरे मॉडल से हम लोग वेव नंबर निकाल पाए, तेरे मॉडल से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर वापस नीचे आता है, तो एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, इतना तू बता चुका है, अब तेरे को और क्या चाहिए? तू कितना फेमस है, तेरी वजह से ही अब जो एटम का नया मॉडल प्रपोज होगा उसमें मेन फाउंडेशन तेरा होगा, तू सदियों तक याद रखा जाएगा, तू 9th की बुक में भी पढ़ाया जाएगा। डी ब्रोगली नहीं पढ़ाया जाएगा, प्लैंक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन नील बोर पढ़ाया जाएगा, तो भी उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा। नील बोर का रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। तो आइंस्टाइन ने बोला हुआ क्या? तो नील बोर ने बोला मैं मेरा बोर क्वांटाइजेशन नहीं समझा पाया, मैं मेरा बोर क्वांटाइजेशन नहीं समझा पाया।
तो याद करो मैंने आपको बोला था, अब मैं रोने की आवाज में क्यों बोल रहा हूं, अब तो मैं नॉर्मल बोल सकता हूं। तो याद करो मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे बोर क्वांटाइजेशन के बारे में फिर बात करूंगा। बोर क्वांटाइजेशन आप लोगों से जब मैं पूछूंगा तब आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या था बोर क्वांटाइजेशन? बोर क्वांटाइजेशन था एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये बोर क्वांटाइजेशन था एंड बोर ने यह बात सबके सामने एडमिट करी थी कि अगर मैं मेरे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में घुसाऊंगा तो फर्स्ट शेल से न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा r, इलेक्ट्रॉन की जो उस समय वेलोसिटी रही होगी v और इलेक्ट्रॉन का जो मास है मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट शेल में उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास में r और v की वैल्यू नहीं है तो केवल मैं यहां पर n की जगह फर्स्ट शेल रख के h की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख के 2/π से डिवाइड करूंगा तो जो मुझे यहां वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, वही की वही वैल्यू मुझे यहां मिलेगी। सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में सब जगह ऐसा होगा। यानी सेकेंड शेल में तुमको रेडियस वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी, फिफ्थ शेल में रेडियस वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी और कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप बस h अपॉन 2π की वैल्यू को डिवाइड करके रख दो, यानी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स को आप लोग 2 इंटू 3.14 से बस डिवाइड करके रख दो। बस आप इसको डिवाइड करके रख दो तो आप लोगों को ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब बस आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को n से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट शेल हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड शेल हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड शेल हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ शेल से मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्थ शेल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी जो mvr के बराबर होगी। तो नील बोर बोले बस मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अगर मैं ये एक्सप्लेन कर देता तो मेरे को शांति मिलती। नील बोर ने बोला यार मेरा दोस्त है, दोस्त की मदद तो करनी पड़ेगी। तो आइंस्टाइन लेबोरेटरी में गए, आइंस्टाइन अपने ऑफिस में बैठे और आइंस्टाइन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सजेस्ट करी। आइंस्टाइन ने बोला कि भोर साहब, भोर भय पनघट पे मुझे नटखट लाल सताए, इसलिए भोर साहब क्या ये तुम्हारा न्यूक्लियस है एटम का? भोर ने बोला हाँ यही तो न्यूक्लियस है बिड़ू लोग। आइंस्टाइन ने बोला ये आपका इलेक्ट्रॉन है? उन्होंने बोला हाँ ये मेरा इलेक्ट्रॉन है बिड़ू। फिर आइंस्टाइन ने बोला कि क्या ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस के आसपास इस प्रकार एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ ये घूम रहा है, इस प्रकार न्यूक्लियस के आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उन्होंने बोला हाँ घूम रहा है। तो आइंस्टाइन ने बोला मेरे भाई यही तो तेरे से चूक हो गई, तू डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर के बारे में नहीं जानता था। नील बोर ने बोला क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने फिर समझाया, आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट बोर ओनली क्या बोलेंगे इसको, मानते थे। बोर थॉट दैट इलेक्ट्रॉन इज ओनली बोर इज हैविंग a particle nature only. बोर इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर ओनली। लेकिन अभी हम लोगों को डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया? बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली तुम्हारा पार्टिकल जितना माइक्रोस्कोपिक होगा उसकी वेव उतनी बड़ी बनेगी। तो हम लोगों ने अभी क्या बोला था कि ये बोला था कि जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर काम करेगी। लाइक इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, इन पर काम करेगी। तो फिर नील बोर ने ये कैसे सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल पार्टिकल नेचर का है? सो बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव वेव नेचर ऑल्सो, वेव नेचर ऑल्सो along with पार्टिकल नेचर। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात समझ में आई? तो नील बोर को फिर आइंस्टाइन ने समझाया कि तेरा इलेक्ट्रॉन इस पाथ में जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे वो आसपास अपनी वेव भी जनरेट कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो वो वेव जनरेट करता हुआ चलता है, वो अपने आसपास एक वेव बनाता हुआ चलता है। तो यहां पर अगर मैं सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस की बात करूं तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। न्यूक्लियस से आपके इसके रेडियस आर हो गया तो सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। और इस वक्त आपके इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेव जनरेट करी होगी? देखो ये एक ट्रॉट आ गया और एक क्रेस्ट आ गया, तो लेट से एक वेव ये हो गई, फिर ट्रॉट और क्रेस्ट आ गया तो एक वेव ये हो गई, फिर ट्रॉट और क्रेस्ट आ गया, फिर एक वेव ये हो गई, फिर ट्रॉट एंड क्रेस्ट, एक वेव ये हो गई, फिर ट्रॉट एंड क्रेस्ट, फिर ट्रॉट एंड क्रेस्ट। तो ऐसी वो तो एन नंबर ऑफ वेव जनरेट कर रहा है, तो हमने उसको लिख दिया एन लैम्डा। एन लैम्डा ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई वापस से। क्या मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ों को, मेरे गुलजारी लालों को, क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली चाचा की इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यह आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ आप क्या करो, पुट इक्वेशन 1 इनटू ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इसके n को इसके नीचे ले जाऊं तो यहां पर सिर्फ बचेगा लैम्डा। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं रीअरेंज करके, इट विल बी लुकिंग लाइक 2 पाई आर अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये लैम्डा की ये वाली वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो ये मुझे दिखने लगेगा 2 पाई आर अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या मेरी बात प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? एच अपॉन 2 पाई। अपन एक काम करें, ऐसा ना करते हुए थोड़ा और ध्यान से अगर इस चीज को करें तो अगर हम लोग लैम्डा की जगह एम वी आर मुझे चाहिए, एम वी आर और 2 पाई एन, तो क्यों ना मैं यहां पर एक ऐसा गेम खेलूं कि मुझे बोर क्वांटाइजेशन प्रूफ करते मिल जाए। तो m चाहिए मुझे v चाहिए, मुझे r चाहिए, तो m v r इधर आ जाए। तो एक काम करता हूं, मैं जो लैम्डा है मैं लैम्डा को यहां पुट कर देता हूं। मैं पुट 1 in 2 नहीं करता हूं, पुट इक्वेशन 2 in 1 करते हैं, तो हमें यह करने की जरूरत नहीं है फिर। तो अब मैं लैम्डा की जगह h अपॉन एम वी यहां रख देता हूं, तो यह मुझे दिखने लगेगा, ऐसा गेम खेलते हैं कि हो जाए 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। अब ये एम वी को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एम वी आर, एन एच अपनी जगह पर, और ये 2 पाई को नीचे ले आओ। तो यही तो हो गया तुम्हारा बोर क्वांटाइजेशन, हेंस प्रूफ्ड। तो अब तुम लोगों को समझ में आया कि नील बोर अपने बोर क्वांटाइजेशन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसको यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा था। उसके इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा था तो वो वेव बना रहा था, लेकिन नील बोर समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर आ रहा था। लेकिन जब आइंस्टाइन ने बोर को समझाया कि बोर भाई तू सोच रहा है कि तेरा इलेक्ट्रॉन केवल और केवल पार्टिकल नेचर का है, तो तू पार्टिकल नेचर के हिसाब से mvr से एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा है, लेकिन ये NH अपॉन 2 पाई से
तेरा एंगुलर मोमेंटम क्यों सेम आ रहा है ये तू समझ नहीं पा रहा था। वो इसलिए समझ नहीं पा रहा था क्योंकि तुझे लग रहा था कि तेरा इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नेचर वाला है, लेकिन नहीं बेटा, इसका ड्यूअल नेचर है, ये अपने आसपास वेव भी जनरेट कर रहा है। और इससे ये बात प्रूव हो गई कि डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता है। इससे कंफर्मेशन लग गया, इससे हमें एक बहुत जोरदार और शानदार वाला कंफर्मेशन लग गया, एंड देयरफॉर डी ब्रोगली को बाद में नोबेल प्राइज भी मिल गया। डी ब्रोगली को बाद में नोबेल प्राइज भी मिल गया। लेकिन आप लोगों को यह समझ में आया, एकदम मजा आया, किक लगी अंदर, पेट में गुड़गुड़ 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 करके किक लगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। आपको निकालना है वेवलेंथ, यानी आपको लैम्डा निकालना है एक बॉल का। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल जिसका मास 0.1 kg है, 0.1 kg है, और वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये बॉल मूव कर रही है। मुझे इसका लैम्डा निकाल के बताइए। चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। फाइंड द लैम्डा। एक बॉल जिसका मास 0.1 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रही है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको यहां पर वेव लेंथ निकालनी है और मास दे रखा है, मतलब ये डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। H/mv, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड्स डिवाइडेड बाय मास 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? देख लीजिए एक बार इसको। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो कि जूल जो तुम्हारी यूनिट होती है, ये जूल यूनिट ऐसे भी लिखी जा सकती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर अब आप देखो, तुम्हारे जूल्स की जगह अगर मैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मैं लिख दूं, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा। तो यहां पर आपको ये 0.1 अगर हट गया तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा और वो 10 से कट जाएगा। तो आपकी फाइनल आंसर, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स, 10⁻⁻34 मीटर। क्योंकि यहां पर इसके अलावा वो एक सेकेंड भी तो था जो मैंने मिस कर दिया, सेकेंड भी तो कटेगा, तो यहां पर केवल और केवल मीटर बचेगा। तो ये आपके वेव लेंथ की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये यूनिट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के यूनिट कन्वर्जन में कभी कभी सवाल आता है और बच्चा यूजुअली उसमें फंस जाता है। अब आप खुद इस बात को देखो, इसकी वेवलेंथ कितनी छोटी है, 10⁻⁻34 मीटर, कितनी छोटी वेवलेंथ है। अब आप खुद मुझे एक बात बताओ, इतनी छोटी वेवलेंथ क्या स्टडीएबल है? क्या आप इसको स्टडी कर सकते हो? क्या ये ऑब्जर्वेबल है? नहीं। इसलिए जो मास होता है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी में आ गया। बॉल जो है 0.1 kg मैक्रोस्कोपिक बॉडी के अंदर आ गया, 100 ग्राम की बॉल है, तो उसकी वेव आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि बहुत छोटी है। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे मिलता जुलता। आप लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, तो अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन देते थे, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, if the kinetic energy of electron is 3 into 10⁻⁻20, 3 into 10⁻⁻20 joules, 3 into 10⁻⁻25 joules, 3 into 10⁻⁻25 joules
एंड इस इलेक्ट्रॉन का मास पूरी दुनिया जानती है 9.1 इंटू 10⁻31 kgs. सो ऑन इन ऑल यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ. चलिए इसकी वेवलेंथ निकालिए जहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है. करो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व. भाई यहां पर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/ke. h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू में मास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 की जगह 9 मान लेता हूं 10⁻31. यहां पर इसे मैं मान लेता हूं 3 इंटू 10⁻25. बस अब आप इसकी वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बढ़िया तरीके से बन जाएगा. देखो 10⁻25 10⁻31 ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻34. ये हो जाएगा अंडर रूट 9 3 ज़ा 27. ये काम करें 3 2 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻66. ठीक है. अब बस आप इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बढ़िया हो जाएगा एकदम चकाचक वाला. ठीक है. अंडर रूट अब आप इसका निकाल लीजिए. जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा और ये 6 6 ज़ा 36 7 7 ज़ा 49 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64 7 7 ज़ा 49 मतलब कुछ 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. और जब आप इसको फाइनल डिवाइड करेंगे, मैं आपको इसका फाइनल आंसर लिख देता हूं अंडर रूट हटाने के बाद, कुछ 8967 के आसपास का आंसर दिख रहा है मुझे. 8967 माइनस 33 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 34, तो कुछ 10 की पावर माइनस 10 मीटर के आसपास ही बचना चाहिए. तो इस तरीके के मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. क्या ये चीज क्लियर हुई? चलिए क्वेश्चन और करें. आपको फाइंड मास कर फाइंड द मास. यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ फोटोन. आप एक फोटोन का मास पता करें हैविंग वेवलेंथ इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम. चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व. 3.6 एंगस्ट्रॉम वाला मास फोटोन का आपको मास पता लगाना है. बहुत इजी है. लैम्डा इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम और हम लोग सब जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 meters. So it will come out to be 3.6 into 10⁻⁻10 meters. So फोटोन का मास हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग निकाल देंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. तो फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा, मास इधर आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा v हो जाएगा. h की वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय लैम्डा is 3.6 into 10⁻10 and velocity we all know photon की velocity 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. तो ये कट जाएगा इससे 2.2 टाइम्स, ये हो जाएगा 22/36 -2 बचेगा, -2 पर जाके हो जाएगा +2 यानी कि -32. तो आप यहां पर इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 11 यानी 0.1, तो कुछ 0.6 और 0.66 के बाद क्या आना चाहिए, आई थिंक 135 इंटू 10⁻32 है ना. और इसको नहीं -30 आएगा मेरे ख्याल से, तो ये और छोटा आएगा नंबर. चलिए तो जो भी है 10⁻−10 और 10⁻−8 तो -2 -32 बचेगा, बिल्कुल ठीक. तो आपका फाइनल गाइस जो आंसर आएगा, मैं आपको इसका फाइनल आंसर दे देता हूं, वो आएगा कुछ 6.135 इंटू 10⁻−31 ग्राम्स.
ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लूं क्या? चलो एक बार इसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, गलत, क्योंकि गलत हुआ तो आप बड़ा मैथ हो तैयार से कितना से तैयार बेबी क्या से तैयार बच्चे काल है। 0.611 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किया है। अब अगर आप इसको केजीज में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसको केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो कर लीजिएगा, उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक और नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। गाइस हाइसेनबर्ग ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा, हाइसेनबर्ग के मॉडल पर ही, अनसर्टेनिटी पर ही आपका नया मॉडल, नया स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिक्स्ड है। देखो अभी तक ये लोग क्या बोल रहे हैं, सब लोग अभी तक ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एकदम फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एकदम परफेक्ट क्रिस्प सर्कल या परफेक्ट क्रिस्प स्फीयर बन रहा है। लेकिन हाइसेनबर्ग ने बोला देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में कुछ भी सर्टन नहीं है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के आसपास मूवमेंट भी एकदम सर्टेन नहीं होगा, एकदम फिक्स ट्रेजेक्ट्री में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। मतलब अभी तक आप लोग ये इमेजिन करके चल रहे हो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के आसपास ये पहला शेल, ये दूसरा शेल एंड लाइकवाइज। लेकिन हाइसेनबर्ग ने बोला कि हर चीज में यहां पर एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब देयर इज नो फिक्सेशन, यहां पर कुछ फिक्सेशन नहीं है। मतलब आप ये मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूम रहा है, आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक एब्रप्ट तरीके से घूमेगा। मतलब यहां पर आप ये फिक्स मत मानो कि इलेक्ट्रॉन एकदम सर्कुलर पाथ में घूमेगा। आपको इलेक्ट्रॉन का पाथ इस तरीके से उबड़ खाबड़, दरदरा, अजीबो गरीब, आड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा होगा। और इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने यहां पर हमारे लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रखा, और यह हमें किस प्रकार एक्सप्लेन किया, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो हाइसेनबर्ग ने बोला कि यह आपका न्यूक्लियस है, सबने बोला हाँ ये हमारा न्यूक्लियस है। हाइसेनबर्ग ने ओ शाबाश आप 10 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, अद्भुत, 7 करोड़, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहां पर ये हाइसेनबर्ग ने बोला कि राइट नाउ आपका इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर घूमता घूमता पहुंच गया है, तो दिस विल बी द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर अभी वो चलकर आया है। और अब ये यहां से यहां से यहां से यहां से मूव करेगा, तो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड पाथ। So this will be the expected path of electron। ये नील बोर के मॉडल के हिसाब से कि नील बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हाइसेनबर्ग ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास अगर ऐसा घूम रहा है तो ये इस पाथ पर चलकर अभी आया है, और करंटली आपका इलेक्ट्रॉन लेट से यहां आकर बैठ चुका है, और आगे भी वो इसी पाथ में, सर्कुलर पाथ में बढ़ेगा। सबने बोला बिल्कुल सही, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। तो हाइसेनबर्ग ने बोला कि ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो क्यों ना हम एक हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यहां पर लगाएं। हाइसेनबर्ग ने बोला कि क्यों ना हम एक हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यहां पर लगाएं। एक हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप लगाने के बाद हम इस इलेक्ट्रॉन को इस हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें। हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से हम इसे ऑब्जर्व करें। सबने बोला कीजिए। अब आप लोग सब जानते हैं कि मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं,
लाइट मेरे ऊपर आकर गिरी, यानी लाइट के छोड़े गए फोटॉन्स मेरी बॉडी पर गिरे, रिफ्लेक्ट हुए, आपकी आंख पर आए। यही चीज हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से की गई। हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से फोटॉन्स एमिट करे गए और ये फोटॉन्स लाकर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मारे गए। फोटॉन्स आए और उन फोटॉन्स ने इस इलेक्ट्रॉन को हिट करा। अब आप लोग सब जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आई मीन फोटॉन्स यहां से मारे गए, फोटॉन्स यहां से मारे गए और वो फोटॉन्स यहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके माइक्रोस्कोप में पड़े और आपने उसकी स्टडी करी। तो हम यहां पर बोलेंगे दैट दीज आर द इंसिडेंट फोटॉन्स। तो क्या किया हम लोगों ने यहां से एक सोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पर फोटॉन्स गिराए, फोटॉन्स आए, इस इलेक्ट्रॉन को जोर से मारा, जोर से मारने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वो चले गए अल्ट्रा रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में और आपको इलेक्ट्रॉन दिखने लगा, इलेक्ट्रॉन विजिबल हो गया। यानी हमने पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहचान ली। लेकिन प्रॉब्लम समझो, फोटॉन के पास में एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एक फोटॉन पूरी एनर्जी के साथ आया और इलेक्ट्रॉन से भड़ाक से जाके हिट कर गया और इलेक्ट्रॉन से हिट करने के बाद टक्कर खाके हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में चला गया। इस वजह से, इस टक्कर की वजह से फोटॉन ने जब इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारी और चला गया, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर कर गया। और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर दी गई, तब यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ने एक नया पाथ चूज कर लिया। इलेक्ट्रॉन अब एक नए पाथ पर आगे निकल चुका है। इलेक्ट्रॉन अब एक नए पाथ पर निकल चुका है, नई वेलोसिटी से मूव कर चुका है। तो एक्सपेक्टेड पाथ की जगह इलेक्ट्रॉन अब नई वेलोसिटी के साथ नए पाथ पर निकल जाएगा। तो हाइसेनबर्ग ने बोला कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता लगाने की कोशिश करोगे तो आप उसकी पोजीशन नहीं पता लगा सकते। अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता लगाने जाओगे तो वेलोसिटी पता लगाने का तरीका तो नील बोर ने अपने फॉर्मूले में ही दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा तो उसकी ये वेलोसिटी होगी, सेकंड शेल में होगा तो ये वेलोसिटी होगी, थर्ड शेल में होगा तो ये वेलोसिटी होगी, फोर्थ शेल में होगा तो ये वेलोसिटी होगी। तो अगर तुम वेलोसिटी पता लगाने जाओगे तो तुमको पोजीशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई वेलोसिटी से घूम रहा है। तो आप लोग उसकी पोजीशन पता नहीं लगा पाओगे अगर वेलोसिटी पता लगा ली। और अगर आपने हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके एक फोटोन से इस इलेक्ट्रॉन को मारा और इस इलेक्ट्रॉन को हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखा, तो पोजीशन पता लगाने के चक्कर में आप इलेक्ट्रॉन को फोटोन से मारोगे और फोटोन से इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद वो एक नए पाथ पे चला जाएगा, यानी अब उसका पाथ चेंज हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी में से आप एक वक्त पे एक ही चीज निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? क्या बात समझ में आई? तो यहां पर आपको हाइसेनबर्ग ने क्या बोला? दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट the exact position and velocity of an electron together, and therefore electron must not have a fixed position and hence atoms
डज नॉट हैव अ फिक्स्ड ट्रेजेक्टरीज, आपके एटम की फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं है। मतलब अब आप ये मान के चलें कि अगर आपके पास में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास अगर आप मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पाथ पर घूम रहा है, तो वो उसकी ट्रेजेक्टरी आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि भैया अभी तो आप आपके इलेक्ट्रॉन को हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की वजह से लाइट डाल के देख रहे हो, लेकिन लाइट तो इस दुनिया में यूं भी मौजूद है। अभी भी मेरे रूम में लाइट जल रही है, वो लाइट मेरी कुर्सी पर गिर रही होगी, मेरी बॉडी पर गिर रही होगी, तो कुर्सी के अंदर जो एटम है वो भी तो रेडिएट हो रहे होंगे, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास। हां, वो ये नहीं है कि एक शेल के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो दूसरा शेल है ये इस प्रकार से ही रहेगा और इन दोनों शेल्स के बीच में आपको कभी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएंगे। वो नील बोर की बात सही है, वो नील बोर की बात सही है। हां, नील बोर की बात यह भी सही है कि यहां से यहां का रेडियस R1 फिक्स होगा, यहां से यहां का रेडियस R2 फिक्स होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से मूव करेंगे। और क्योंकि ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं है, आप रेडियस एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। यानी जो नील बोर बोलता था ना कि मैंने न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स निकाल दी है, मैंने रेडियस फिक्स निकाल दिया है, वो गलत बात है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है कि फोटोन उसको आए दिन मारते होंगे। हर दिन 24 घंटे 12 महीने इस दुनिया में जब तक एटम रहेगा तब तक उस पर फोटॉन्स गिरेंगे और फोटॉन्स के गिरने की वजह से उसकी वेलोसिटी में, उसकी पोजीशन में बदलाव आएंगे और वो न्यूक्लियस के आसपास इसी प्रकार से एक अनइवन ट्रेजेक्टरी में घूमेंगे। तो आप कभी नहीं बोलोगे कि एटम के आसपास जो सर्कुलर पाथ है वो एकदम स्फेरिकल है, उसकी ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं है। और अगर ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं है, अब मुझे एक बात बताओ, इसका रेडियस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, लेकिन रियल में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, रियल में तुम्हारा जो न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन वो इस प्रकार से घूम रहा है, तो यहां से यहां का रेडियस ज्यादा हो जाएगा और यहां से यहां का रेडियस कम हो जाएगा। तो हाइसेनबर्ग ने बोला कि नील बोर केस में एक और प्रॉब्लम थी कि उनने फिक्स रेडियस फिक्स वेलोसिटी निकाली, लेकिन क्या कभी किसी की फिक्स रेडियस और फिक्स वेलोसिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हाइसेनबर्ग ने इतना समझाने के बाद एक फॉर्मूला दिया। हाइसेनबर्ग ने बोला कि यहां पर आप एक मान के चलो डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है आपके पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, that is uncertainty in velocity is greater than or equal to h upon 4 pi m is equal to h upon 4 pi m is equal to h upon 4 pi m। ठीक है, इनका एक्चुअली फॉर्मूला था डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी, वेयर डेल्टा पी इज योर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इनका यह फॉर्मूला था। अब हम लोग जानते हैं डेल्टा पी यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वी। सर यहां पर आपने मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी लगाया। अगर वेलोसिटी में चेंजेस है तो आपने वेलोसिटी में चेंजेस करे, मास में क्यों नहीं करे? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा, इसलिए हम यहां पर मास को डेल्टा एम नहीं लिखेंगे। वेलोसिटी वेरिएबल है,
मोमेंटम वेरिएबल है, तो यहां पर जब आप इस वैल्यू को यहां पर जब आप पुट करेंगे तो ये दिखने लगेगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और जब आप m को नीचे ले जाएंगे तो ये इक्वेशन आपको ऐसी दिखने लगेगी। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात मेरे प्यारे 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 बच्चों को समझ में आई? देख लो एक बार जरा ध्यान से, ठीक है, देख लो। तो यहां पर हम लोगों ने फिक्स ट्रेजेक्टरी वाला पॉइंट अच्छे तरीके से लिख लिया है। अच्छा, हाइसेनबर्ग एक चीज और समझा सकता है, दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस, व्हाई योर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाए जाते? कोई सोच सकता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? देखो मुझे सोच के बताओ जरा, सोचकर बताइए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? भाई अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड आपके न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और वी कैन से 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां पर रदरफोर्ड का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। एक काम करते हैं अभी इक्वल टू ले लेते हैं एच अपॉन 4 पाई एम। लगा ले वाला फॉर्मूला, लगा ले। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? दिस विल बी योर डेल्टा एक्स। तो एक काम करो, इस डेल्टा एक्स को यहां पर नीचे ले आओ। सो एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 13। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 5.79 इंटू 10 टू द पावर 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द स्पीड और वी कैन से व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह स्पीड ऑफ लाइट है, और यह तुम्हारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता तो न्यूक्लियस का रेडियस हम इतना मानते, यानी न्यूक्लियस का हम लोग पोजीशन या रेडियस इतना मानते। जब हम ये वैल्यू यहां रखते तो हमें हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी निकलती, मतलब दिस मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी 100 टाइम ज्यादा है। हम यहां बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 100 times more than लाइट की स्पीड। और क्या यह चीज पॉसिबल है? इस दुनिया में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल कर सकती है? भाई पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इम्पॉसिबल है, और अगर इम्पॉसिबल है ये वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में होना भी इम्पॉसिबल है। तो हाइसेनबर्ग का यह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाइसेनबर्ग ने भी एक बात बोला दैट दिस अनसर्टेनिटी इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली, केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये एप्लीकेबल होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है?
चलिए मान लीजिए मेरे पास में एक बॉल है जिसका मास 10 टू द पावर -6 kg लेकर चल रहा हूं मैं, और मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास में 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg लेकर चल रहा हूं। ठीक है, हम दो चीजें यहां पर लेकर चल रहे हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 पाई यानी 3.14 इंटू एम यानी 10 टू द पावर -6। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आप एक काम करो, अब इस पूरे को सॉल्व मत करो, इसकी और इसके डिवीजन की जो भी वैल्यू आ रही है लेट इट बी, यानी 6.626 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -28। नाउ गाइस 10 टू द पावर -28 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एक बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, एंड देयरफॉर आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू आपके आसपास एग्जिस्ट कर भी रही है तो आप इसको नेग्लेक्ट करो, भूलो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लेकर आऊं, सो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू, अब यहां पर मास की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -31, 31 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 6.626 डिवाइडेड बाय 9 4 9 20 4 9 36 इंटू 3.14 और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 बचेगा। नाउ गाइस दिस वैल्यू इज नॉट सो स्मॉल, this value is not at all small value, therefore it must be considered। आपको इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए यह सिग्निफिकेंट है, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रूल। लेकिन फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज इट इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, यह बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? चलिए नाउ लेक्चर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो अब हम लोग हाइसेनबर्ग के कुछ क्वेश्चंस, नील बोर तो हो गया है, सॉरी डी ब्रोगली के कुछ क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स कराने के बाद जेईई नीट लेवल के हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर चले जाएं, हम वहां पर हमारे क्वांटम नंबर्स की बात करें, क्वांटम नंबर्स के बाद हम लोग हमारे प्रिंसिपल वगैरह की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें। चैप्टर अभी भी बड़ा है, अभी भी इसके अंदर कुछ और लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन गाइस जितने भी लेक्चर्स लगेंगे ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज माइनर से माइनर कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जेईई नीट में फायदा हो सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हasta la vista किडीज।